हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो यूजीसी नेट से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, मास्टर वीडियो है। आज हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों का खिलजी वंश, तुगलक वंश समाप्त हो गया है, तो आज हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे और फिर लोधी वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सैयद वंश का काल जो था 1414 से 1451 ईस्वी तक था। इसके प्रथम शासक खिज्र खां था। 1414 से 1421 ईस्वी तक खिज्र खां ने शासन किया। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण करने के स्थान पर स्वयं को रैयत-ए-आला की संक्षिप्त महत्व की उपाधि से संतुष्ट रखा। तो खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण करने के स्थान पर जो है स्वयं को रैयत-ए-आला की संक्षिप्त महत्व की उपाधि से संतुष्ट रखा था। वह तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से वापस जाते समय तैमूरलंग ने उसे सुल्तान लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। तो खिज्र खां जो था तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से वापस जाते समय तैमूरलंग ने क्या किया था, उसे मुल्तान और लाहौर दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां स्वयं को तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था और उसे नियमित रूप से कर भेजता था। तो खिज्र खां स्वयं को तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख जो था उसका प्रतिनिधि बताता था और उसे नियमित रूप से कर भी भेजता था। खिज्र खां ने अपने द्वारा जारी सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया था। तो खिज्र खां जो था वह अपने द्वारा जारी सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया था। खिज्र खां के विषय में फरिश्ता ने लिखा है कि वह एक उदार और न्यायप्रिय शासक था। तो खिज्र खां के विषय में फरिश्ता ने क्या लिखा है कि वह एक उदार और न्यायप्रिय शासक था। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की जो है मृत्यु हो गई। तो खिज्र खां की मृत्यु के बाद मुबारक शाह शासक बना। इसका शासनकाल था 1414 से 1421 से 1434 ईस्वी तक। खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मुबारक शाह बना। मुबारक शाह 1421 ईस्वी में शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो मुबारक शाह 1421 ईस्वी में शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह के दरबार में प्रमुख विद्वान था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो मुबारक शाह के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन था, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। उसकी रचना तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की कौन सी रचना है, तारीख मुबारक शाही में क्या मिलता है, सैयद वंश के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक नगर को बसाया था। तो मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर कौन सा नगर बसाया था, तो मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारक शाह के वजीर सखर उल मुल्क ने षड्यंत्र रचकर जो है मुबारक शाह की हत्या कर उस वक्त कर दी जब वह अपने नए नगर मुबारकबाद का निरीक्षण कर रहा था। तो उसका षड्यंत्र कर हत्या कर दिया गया था मुबारक शाह का। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1434 से 1445 ईस्वी। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी बना उसका भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खां। तो मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन बना, उसका भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खां, जो मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना। तो जो है मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना। मोहम्मद शाह ने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खाना की उपाधि प्रदान की। तो मोहम्मद शाह क्या किया, मुल्तान के जो सूबेदार था बहलोल लोदी को खाना की उपाधि प्रदान किया था मोहम्मद शाह ने। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद आया अलाउद्दीन आलम शाह। इसका शासनकाल था 1445 से 1451 ईस्वी। मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना। यह सैयद वंश का जो है अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह की अपने वजीर हमीद खां से नहीं बनती थी। तो अलाउद्दीन आलम शाह को जो है उसके अपने वजीर जो था उसका हमीद खां उससे नहीं पड़ती थी। हमीद खां के घातक षड्यंत्रों की भनक पाकर आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं भागकर वहां शरण ले लिया। बहलोल ने 1451 ईस्वी में आलम शाह के वजीर हमीद खां का कत्ल कर दिल्ली की गद्दी हथिया ली थी। 1476 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह की बदायूं में शरणागत की स्थिति में जो है मृत्यु हो गई। सैयद वंश का शासन जो है लगभग 37 वर्ष तक रहा। सैयद वंश के शासकों में एक ही योग शासक था, खिज्र खां जो पहला था।
सैयद वंश का संस्थापक भी कहा जाता है खिज़र खां को। इस वंश के अन्य सभी शासक अयोग्य सिद्ध हुए। तो अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु के बाद लोधी वंश का स्थापना किया गया। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। इसका शासनकाल था 1451 से 1458 ईस्वी तक बहलोल लोधी शासन किया। और लोधी वंश का शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी। और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। हम लोग पढ़ते हैं लोधी वंश के बारे में। बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी ने बहलोल शाहगाजी को उपाधि ग्रहण कर दिल्ली की सत्ता संभाली। तो 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी ने बहलोल शाहगाजी को उपाधि ग्रहण कर दिल्ली की सत्ता को संभाली थी। दिल्ली पर प्रथमतः अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को प्राप्त है। तो दिल्ली पर प्रथमतः अफगान राज की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? बहलोल लोधी को प्राप्त है। उसके बाद जो शेरशाह सूरी था वो भी अफगान ही था। बहलोल लोधी अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल में पैदा हुआ था। बहलोल लोधी ने जैनपुर को विजित कर फिर से दिल्ली राज लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी अंग बनाया था। तो बहलोल लोधी ने जैनपुर को विजित कर फिर से दिल्ली राज लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी अंग बनाया था, अपना अंग में शामिल कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं लोधी वंश के शासक ये सबका कितना कितना शासनकाल था, कब कब किए। तो पहला है बहलोल लोधी। इसका शासनकाल था 1451 से 1489 ईस्वी। उसके बाद आया सिकंदर लोधी। इसका शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी। उसके बाद अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इसका शासनकाल था 1517 से 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था। उसके साथ ही लोधी वंश समाप्त हो गया। अब हम लोग तो चलिए आगे पढ़ते। अब हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। उसने बहलोल सिक्के का अपने राज्य में प्रचलन करवाया था। बहलोल लोधी ने अहमद यादगार द्वारा रचित सलातीन अफगाना से लोधी वंश की जानकारी मिलती है। तो लोधी वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अहमद यादगार द्वारा रचित पुस्तक है सलातीन अफगाना से लोधी वंश की जानकारी मिलती है। बहलोल लोधी अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था। वह उन्हें मसनद ए अली कहकर पुकारता था। तो बहलोल लोधी अपने सरदारों को बहुत ही सम्मान करता था और वह उन्हें मसनद ए अली कहकर भी पुकारता था। और उसके सरदार खड़े होते तो वह भी खड़ा हो जाता था। वह अपने सरदारों को अपने समकक्ष का दर्जा देता था। उसके सरदारों में कई सरदार हिंदू थे, जिनमें राय त्रिलोकन चंद, राय दादू, राय प्रताप सिंह और राय करण सिंह प्रमुख थे। तो उसके सरदारों में कई सरदार हिंदू थे, जिनमें राय त्रिलोकन चंद, राय दादू, राय प्रताप सिंह और राय करण सिंह प्रमुख थे। बहलोल लोधी का अंतिम विजय अभियान ग्वालियर का किया गया आक्रमण था। तो बहलोल लोधी का अंतिम विजय अभियान कौन था? तो ग्वालियर पर किया गया आक्रमण था। आक्रमण के एवज में उसे वहाँ के शासक मानसिंह ने 80 लाख टके मिले थे। तो बहलोल लोधी द्वारा आक्रमण किया गया कहाँ पे अंतिम आक्रमण किया था? तो ग्वालियर पर। और इस आक्रमण के बदले में उसे वहाँ के शासक कौन थे? मानसिंह से 80 लाख टके भी मिले थे। ग्वालियर की जीत बहलोल लोधी को रास न आई। वहाँ से लौटते समय जलाली नामक स्थान के पास बहलोल लोधी बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 को उसकी मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी मृत्यु जुलाई 1489 ईस्वी को हो गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। इसका शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र निजाम खां, जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ। सिकंदर लोधी एक स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। तो सिकंदर लोधी हिंदू माँ की संतान था। ऐसे फिरोज शाह तुगलक की माँ भी हिंदू थी। उसने 1494 ईस्वी में वाराणसी यानी बनारस के पास हुए एक युद्ध में हुसैन शक को परास्त किया था और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। सिकंदर लोधी ने 1506 ईस्वी में अपने स्थापित नगर आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापन के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया था, जो कि 30 इंच का था। तो सिकंदर लोधी ने भूमि मापन के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया था, जो कि 30 इंच का था। सिकंदर लोधी के वजीर प्रधानमंत्री ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो सिकंदर लोधी के जो वजीर थे प्रधानमंत्री यानी ने मोट की मस्जिद नामक निर्माण करवाए थे, मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा था। तो सिकंदर लोधी कौन से नाम से कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था।
उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में फहरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया गया था। तो उसके आदेश पर, सिकंदर लोदी के आदेश पर ही संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में फहरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया गया था। उसने संगीत के एक ग्रंथ लज्जत-ए सिकंदरी की रचना भी की थी और उसने संगीत के एक ग्रंथ जो है लज्जत-ए सिकंदरी की रचना भी की थी। सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। इतिहास उसने अपने राज्य में आंतरिक कर को समाप्त कर दिया था। तो अपने राज्य में आंतरिक कर को जो है समाप्त कर दिया था। उसने गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया था। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से असहिष्णु था। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके खंड खटकर उन टुकड़ों को कसाईयों के हाथों गोमांस तोलने के लिए जो है दे दिया था। तो सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से असहिष्णु था। उसने क्या किया था, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर जो था उसकी मूर्ति को तोड़कर उसके खंड खटकर उन टुकड़ों को कसाईयों के हाथ गोमांस तोलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। तो सिकंदर लोदी क्या किया, पुनः हिंदुओं पर जो है जजिया कर लगा दिया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने पर रोक जो है लगा दी थी। उसने मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों की मज़ारों पर जाने से भी प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान हुआ जिसने खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल में से जो है कोई हिस्सा नहीं लिया था। वह कहता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूँ तो सभी सरदार मेरे एक आदेश पर उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। उसने मुस्लिम शिक्षा में सुधार हेतु तुलुम्बा के विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्लाह को भारत बुलवाया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण हो गई थी। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु जो है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण हो गई थी। उसके बाद इब्राहिम लोदी शासक बना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी का शासनकाल था 1517 से 1526 ईस्वी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र था इब्राहिम लोदी उसका उत्तराधिकारी बना। इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ आगरा के सिंहासन पर बैठा। पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट सरदारों के जमवाड़े में शामिल थे। इब्राहिम लोदी ने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के दमन का पुरजोर प्रयास किया जिससे उसके सरदार उसके खिलाफ हो गए और असंतुष्ट हो गए। दौलत खां लोदी, आलम खां समेत असंतुष्ट सरदारों ने काबुल के तैमूर वंश के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया। तो क्या किया गया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ दौलत खां लोदी, आलम खां समेत जो उसके असंतुष्ट सरदार थे उन्होंने तैमूर वंशीय शासक जो बाबर था उसको भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी जो है हार गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल की समाप्ति हो गई और भारत में मुगल वंशीय साम्राज्य की नींव पड़ गई। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह UGC नेट का क्लास था, हिस्ट्री का क्लास था। यह मास्टर वीडियो है सैयद वंश और लोदी वंश का। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा।